वॉरेन बफेट साहब, जिनके बारे में मैंने एक बार पोस्ट लिखी थी, बहुत वायरल हुई थी। मैंने ये कहा था कि भारत से बाहर मैंने किसी को सबसे ज़्यादा पढ़ा है, सबसे ज़्यादा जिस पर रिसर्च किया है, जिनसे सबसे ज़्यादा सीखा है, वो वॉरेन बफेट साहब हैं। एथवे कंपनी के मालिक हैं। एथवे कंपनी का शेयर आज पूरी दुनिया में सबसे महंगा है, कई करोड़ का शेयर है। बहुत डाउन टू अर्थ हैं, वही कार कई सालों से लिए हुए हैं, बड़ा साधारण जीवन जीते हैं। उनका 0.00001% भी किसी के पास पैसा आ जाए तो उसके शौक और उसकी दिखावट और उसकी बकवास पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है। वो खुद को परमात्मा समझने लगता है। लेकिन बफेट साहब आज भी वैसा ही जीवन जीते जैसा पहले जीते थे। और स्वास्थ्य को उन्होंने जो मेंटेन किया है, 95 के अबाउट उनकी उम्र हो गई है, बिल्कुल स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, लाइफ को मेंटेन करते हैं, हेल्थ और वेल्थ दोनों को साथ लेकर चलते हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। उनके साथ के सभी आज जा चुके हैं, लेकिन वो बिल्कुल निर्धन परिवार में जन्म लेकर आज इस धरती के 3 4 5 अमीरों में से एक हैं। निवेश का, इन्वेस्टिंग का भगवान इनको कहा जाता है। इनके सिद्धांतों पर चलकर अपनाकर बहुत से लोग बहुत पैसा बना चुके हैं। बहुत कुछ इन्होंने दुनिया को सिखाया है। इन्वेस्ट के द्वारा सबसे धनी व्यक्ति आज तक कोई हुआ है तो वॉरेन बफेट साहब ही हैं। बहुत साधारण जीवन जीते हैं, जमीन पर, धरातल पर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा है तो ये चाहे तो आज खुद का देश, खुद का टापू भी बना सकते हैं, लेकिन वही घर, वही सब कुछ, वही गाड़ी, सामान्य जीवन रहते हैं। तो इनके कुछ सिद्धांतों को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। मैंने कहा था कि मैं लेकर आऊँगा। इनकी कई बुक मैं पढ़ रहा था, इनके ऊपर बहुत पढ़ा मैंने, तो इनके कुछ सिद्धांत आपके सामने लेकर आया हूँ। आपको ये सिद्धांत यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो लाभ देंगे ही देंगे, वैसे भी आपके जीवन में ये बहुत काम आने वाले हैं। पहला सिद्धांत, सबसे ज़रूरी सिद्धांत, नेवर लूज मनी, कभी अपना पैसा न खोएं। सबसे ज़रूरी जो इन्होंने कहा है कि अपना पैसा कभी नष्ट न होने दें। हम जो यूं ही कुछ एक एप्पल का ले लिया, फिर नया दूसरा एप्पल का वही ले लिया 6 महीने बाद, ऐसा काम बफेट साहब कभी नहीं करते हैं। वही लैपटॉप, वही मोबाइल से ये ट्रेडिंग करते हैं और खरबों रुपए की ट्रेडिंग करते हैं, इन खरीद बेच करते हैं। और दूसरा रूल बहुत इंटरेस्टिंग है, गजब का है। इन्होंने कहा था कि पहला रूल न भूलें, ये दूसरा रूल है इनके जीवन का, कभी अपना पैसा न खोएं। और दूसरा सबसे जरूरी रूल यही है कि पहला रूल कभी न भूलें। पैसा खो गया तो फिर कोई कसरत, कोई वर्जिश, कोई एक्सरसाइज, कोई काम नहीं आने वाली है। तीसरा रूल, पहले रूल पर मैं अंत में विस्तार दूंगा, इसके बारे में अंत में बताऊंगा। पहले तीसरा रूल सुनिए। शेयर का भाव सीएमपी ने देखे, उसकी वैल्यू देखे। जिस प्राइस को आपने दिया है वो भाव है, जो पैसा देकर आपने कोई शेयर लिया वो भाव है, लेकिन जो मिला है वो वैल्यू है। 10 रुपए देकर आप 7 रुपए की चीज लाए हैं या 15 की लाए हैं, ये बाजार में भी आप देख सकते हैं। कई बार हम 10 रुपए में ऐसी चीज ले लेते हैं जो वास्तव में 17-18 की होती, बार्गेनिंग करके। और कई बार हम ऐसी चीज ले लेते हैं जो 2 रुपए की होती, 10 में ठग लेता कोई हमको। एक बात ध्यान रखें, आप शेयर खरीद रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जुआ नहीं खेल रहे हैं। इस शेयर बाजार को जो जुआ समझता है वो नष्ट हो जाता है। जो FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन या इंट्राडे वगैरह के चक्कर में पड़ता है वो नष्ट हो जाता है। ये समझे कि आप व्यापार कर रहे हैं। चाहे आप एक ही शेयर खरीद रहे हो, लेकिन उस कंपनी के हिस्सा तो आप भी हो ही गए हैं। शेयर मतलब हिस्सा ही होता है। चाहे आपने एक ही शेयर क्यों न खरीदा हो, लेकिन उस कंपनी के पार्टनर तो आप बन ही गए हैं। तो आप व्यापार कर रहे हैं, न कि जुआ खेल रहे हैं। प्राइस और वैल्यू का अंतर बिल्कुल समझ में आना चाहिए जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो। और कहीं भी आप कोई काम कर रहे हैं तो ये देखें कि जो चीज़ मैं खरीद रहा हूँ क्या इतने पैसे की है,
जितना पैसा मैं अदा कर रहा हूँ, जितना धन मैं इसको दे रहा हूँ, उसके बदले में उतनी कीमत की वस्तु मिल रही है। बड़ा मुश्किल काम है ये, लेकिन आ जाता है। जैसे उदाहरण दूं मैं शेयर बाजार का ही, कोई कंपनी बहुत अच्छी है और गिरावट में वो 1 रुपये की चीज़ हमको 25 पैसे में मिल रही है, तो बहुत अच्छा है। और कई बार हम क्या करते हैं, कोई घिसी पिटी कंपनी ऊपर के भाव पर ले लेते हैं, वो बहुत बुरा हो जाता है। ऐसा कई बार होता है, मेरे साथ भी हुआ है। एक कंपनी है, मैं नाम तो कोई कंपनी का यहाँ पर लेने वाला हूँ नहीं, उसका शेयर मैंने 400 रुपये में ले लिया। वो 150 रुपये में आ गया, बड़ी मुश्किल से 4 साल बाद 400 रुपये हुआ है। जिस भाव में लिया था उसी भाव में पिंड छुड़ाया है। और अभी गिरावट थी, बहुत बढ़िया बढ़िया शेयर अपने से आधे दाम में मिल रहे थे, और जिसने भी खरीदे होंगे उसके डबल तो हो ही गए हैं। बहुत से शेयर 2 गुने हो गए हैं। अब कोई ऊपर भाव पर खरीद कर खड़ा है तो उसका तो कोई इलाज है नहीं, लेकिन जिसने गिरावट में खरीदा था वो पैसा बढ़ाकर निकल भी चुका है। हर गिरावट हर समय कोई कमा रहा है, कोई इंतजार कर रहा है। वो आपके ऊपर है कि आप प्राइस और वैल्यू के अंतर को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। अगला सूत्र वॉरेन बफेट साहब का है कि किसी शेयर को यदि आप 10 साल नहीं रख सकते हैं तो 1 दिन के लिए भी न रखें। उनके पास भी कई शेयर 20-20, 30-30 साल से हैं। जब हम किसी चीज को रख ही नहीं सकते 10 साल के लिए, तो आज लेने की क्या आवश्यकता है, वो ये कहते हैं। 1 घंटा भी क्या और 1 दिन भी क्या, क्योंकि बढ़िया कंपनी यदि आपने ली है तो अगले ही दिन डबल नहीं हो जाएगी। वो अपनी गति से, व्यापार जैसे गति करता वैसे वृद्धि करेगी प्राइस में। तो इसके लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा, और लंबा इंतजार यदि आप नहीं कर सकते तो आप 10 मिनट के लिए भी मत ले। 10 साल की हिम्मत है तो खरीदे, अन्यथा छोड़ दें। अगला उनका सूत्र है जानकार बनिए। बहुत आसान है जानकार बनना, कोई मुश्किल काम नहीं है। जटिल बनाया जाता है कोर्स बेचने वालों के द्वारा, या जिनको आता वो कहते हैं नहीं नहीं रे जुआ है ये, फला है ये, ढिमका है। नहीं, जानकार होना सबसे आसान है। उस व्यापार में पैसा कभी मत लगाओ जो आपको समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब 90% चीजों से तो आप बच ही जाएंगे। जब समझ नहीं आ रहा है उसको छोड़ दें। उस चीज पर कभी काम न करिए। अगला सूत्र इनका है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्या लेना है, बफेट साहब कहते हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या नहीं लेना है। 90% समस्याएं, 90% स्टॉक आपके दायरे से उसी समय बाहर हो जाएंगे जब आप ये समझ जाएंगे कि क्या नहीं खरीदना है। क्या खरीदना ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या नहीं खरीदना ये महत्वपूर्ण है। और 90% वस्तुएं नहीं खरीदने की ही होती हैं, तो 10% में ही तो आकलन करना रह जाएगा। 90% तो प्रथम दृष्टया सिंहावलोकन करते ही बाहर हो जाएगा। सांगो पांग सामर्थ्य लगाइए अपना। किसी चीज को सीख रहे ऊपर से 4 दिन देख लिया और फिर अरे आ गया, अरे नहीं आया, ये नहीं होता है। दिन रात पढ़ना पड़ता है, रेसलर को भी चश्मे चढ़ जाते हैं, तब ज्ञान होता है। बड़ा आसान है यदि आप सीखना चाहेंगे तो। बस इतना देखना होता है कि इस कंपनी का व्यापार कहाँ है, किस देश में है, कितना कर्जा है, क्या भाव है, कहाँ का व्यापार है, कौन कौन इसके मालिक है और कौन कौन इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। यानी कि जिसको हम फंडामेंटल कहते हैं। फंडामेंटल देखना हर शेयर का आना चाहिए। चार्ट बाद की बात है। लोग आजकल चार्ट खोलते हैं, ये बत्ती उधर गई तो ये बत्ती उधर गई, ये पैटर्न बन गया तो ये पैटर्न बन गया, तो हेड एंड शोल्डर बन गया तो हथौड़ा बन गया, डब्लू बन गया, एम बन गया। नहीं, पहले देखिए कंपनी काम क्या कर रही है। ज्यादा कर्ज तो नहीं हो गया कभी डब्लू रैम के चक्कर में आप बैठ जाएं और वो कंपनी बैठ जाए। फिर ये कहना है वॉरेन बफेट साहब का। अगला सूत्र उनका है बहुत अच्छी कंपनी अच्छे दाम पर खरीदना ज्यादा अच्छा है। अच्छी कंपनी बहुत महंगे दाम पर खरीदना भी अच्छा है, बशर्ते चालू कंपनी, ठीक ठाक कंपनी सस्ते दाम पर खरीदना। बहुत सस्ता मिल रहा है लेकिन कंपनी में दम नहीं है, क्या करेंगे उस कबाड़े का। थोड़ा महंगा मिल रहा है लेकिन बहुत अच्छा व्यापार है कंपनी का, तो कभी न कभी प्रॉफिट देगी ही देगी। ये सामान्य सूत्र लग रहे होंगे लेकिन यही है बस। इनके लिए धैर्य बहुत चाहिए होता है। आदमी धैर्य खो देता है इसमें। आगे उस धैर्य पर भी बोला है। खराब कंपनी सस्ते दाम पर भी ले ली
तो ज़्यादा संभावना है कि आपका पैसा और डूब जाए, क्योंकि कंपनी खराब है। एक उदाहरण समझिए, कोई टूटी हुई गाड़ी है, उसको आप आधे से आधे रेट में भी लेकर क्या करेंगे, वो चलेगी थोड़ा है। और कोई बहुत बढ़िया गाड़ी है और आपने थोड़ी महंगी भी ले ली, कोई बात नहीं, वो चलती रहेगी। कोई ज़मीन है, गाड़ी को छोड़िए, गाड़ी तो देती नहीं कुछ। कोई अच्छी जगह पर, लोकेशन पर ज़मीन थोड़ी महंगी खरीदी तो 2 4 6 महीने, साल 2 साल में बराबर भाव आ जाएगा और साल 2 साल में ऊपर चला जाएगा। और कोई बहुत घटिया लोकेशन पर बहुत सस्ती ज़मीन भी ले ली तो क्या फायदा, उसका दाम बढ़ेगा नहीं। अच्छी कंपनी ज़्यादा भाव पर भी सही है, खराब कंपनी सस्ती भी सही नहीं है। अगला सूत्र बहुत जरूरी, गलत निवेश हो ही गया मान लो तो क्या करें। गलती मान ले, उन्होंने कहा था कि गलती मान ले पहले अपने, ये गलत हो गया है। जहां भूल गए हैं वहीं से गिनना पुनः प्रारंभ कर दें। कई बार हम गिनती, एक कहानी है, एक बार एक समुद्र के पास बैठकर लहरें गिन रहा था, तो किसी ने बोल दिया अरे कितनी होगी, तो गिनने वाला बोला अरे यार तूने तो भुलवा दिया। तो वो बोला भुलवा दिया तो फिर गिन ले, पुनः गिन ले, ये तो आ ही रही हैं, फिर से शुरू कर दे एक से, कौन सा आनी बंद हो गई हैं, ये तो आती ही जा रही हैं। जहां पता लग गया कि गलत गड्ढे में गिर गए हैं, गलती हो गई है, वहां और नीचे गड्ढा खोद कर मत घुस जाइए, वहां से निकलने का प्रयास प्रारंभ कीजिए। यानी कि कहीं गलत एंट्री शेयर में हो गई है और आपको लग गया कि बहुत गलत एंट्री होगी, तो एवरेज नहीं करिए उसको। हर शेयर एवरेज करने के लिए नहीं होता है, वहां से बेच कर निकलिए, बेशक लॉस हो रहा हो। कुछ लोग तो उसका एवरेज करते रहते हैं, वो नीचे जाती रहती है। कंपनी थी 2008 में, बहुत नाम था उसका, जमीनों में और रियल एस्टेट में उसका काम था। वो गिरने लगी, लोग एवरेज करने लगे, वो 1000 रुपए के आसपास से 2 रुपए पर आ गई। कितनी गिर गई, कितने % का लॉस हो गया। तो जिसने वहां पे एवरेज किया था वो अब जाकर वहां के आसपास गई, आसपास भी नहीं गई है 17 साल बाद। तो लेकर बैठे होंगे, बर्बाद हो गए, पैसे खत्म हो गए। इतने साल में बैंक भी 2 गुना 4 गुना कर देता है, एफडी तो 4 गुना कर ही देती। कई लोग क्या करते हैं, वहीं बैठे रहते हैं कि गलत एंट्री होगी तो पड़े रहे, कोई निकालने आएगा तो निकल जाएंगे। ये थ्योरी एवरेज से तो सही है लेकिन सही नहीं है। वहीं काटे, जितना लॉस है उसको ले और दूसरी जगह एंट्री बनाए, अच्छी जगह भाई, गलती हो ही गई है। और यदि आपको पता ही नहीं लगता गलती कहाँ हो रही है, कहाँ गलती नहीं हो रही है, क्या गलत लिया क्या सही लिया, तो फिर आप पहले अध्ययन करें, अभ्यास करिए, पढ़िए, सीखिए, समझिए, बाद में व्यापार करिए। ये व्यापार है, जुआ नहीं है। हाथ बचाने के लिए उंगली को, कई बार अंगुली को कटा देना बहुत सही निर्णय होता है। कई लोग उंगली बचाने के चक्कर में फिर बाद में पूरा हाथ ही कटवा देते हैं, कई बार सिर धड़ से अलग करा देते हैं। एक मिथक है शेयर बाजार में, बफेट साहब ने इसको मिथक बोला है कि यहाँ पर बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा बनता है। ऐसा कभी नहीं होता है। 4 दिन में यहाँ करोड़पति कोई नहीं बन सकता है। मेरे को 5 साल हो गए, मैंने तो ऐसा देखा नहीं है कि बहुत कम समय में यहाँ पर धन बरस रहा हो, कुछ नहीं बरसता है। बफेट साहब ने कहा था, न अकल उधार की काम करती है, न पैसा उधार का काम करता है। ये भी अपना होना चाहिए और ये भी अपना होना चाहिए, तब यहाँ पर आना चाहिए। दूसरे से कुछ का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कभी एकदम स्थिति बदली, वो तो आपको बताने जाएगा कि अपनी पोजीशन को कट ऑफ करेगा वो। कुछ लोग सोचते थोड़ा ऑप्शन कर ले, थोड़ा इंट्राडे कर ले, कुछ पैसा आए तो उससे फिर इन्वेस्टिंग करेंगे। पहली बात तो इससे पैसा आना नहीं है, आना ही नहीं है पहली बात तो इस काम से पैसा। और अगर मान लो आ गया तो फिर आपका मस्तिष्क, दिमाग ये कहेगा, आपका माइंड कि अरे ये सही है, पैसा बरस तो रहा है, इन्वेस्टिंग के चक्कर में पड़ना, यही करता रहे। और आपका दिमाग कभी भी आपको अच्छा सफल निवेशक बनने ही नहीं देगा। फिर पहली बात तो ये होने वाला नहीं है कि इससे आप पैसा कमा ले, और इससे कुछ पैसा यदि आ गया तो फिर बिल्कुल नहीं होने वाला है। आदमी सोचता है रोज के 10,000 आ रहे हैं, 8,000 आ रहे हैं, 5,000 आ रहे हैं, काय चक्कर में पड़ना है, बढ़िया है यही। और वैसे ही करता रहता है, कभी कभी बर्बाद हो जाता है। लोन लेकर एफएनओ कभी ना करें। दूसरी बात बफेट साहब ने कहा था, एफएनओ कभी करें ही नहीं, इंट्राडे कभी करें ही नहीं। लोन लेकर भी ना करें और अपने पैसे तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि उनका पहला नियम था नेवर लूज मनी, धन कभी न खोएं। और दूसरा नियम उनका ये था कि पहला रूल कभी न भूलें। अगली बात उनसे किसी ने पूछी, गिरावट में डर लगता है कि पता नहीं होता। बफेट साहब ने कहा, मेरे को भी नहीं पता होता कहाँ रुकेगा गिरावट, सिर्फ आकलन होते हैं, आइडिया, अंदाजे होते हैं, कन्फर्म नहीं होता है। पैस गिरावट में उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा अवसर ही गिरावट होती है। ऊपर खड़ा तो कहाँ
क्योंकि 1 रुपये की चीज़ हमको 25 पैसे में मिल रही है, 20 में ही मिल रही है, 10 पैसे में ही मिल रही है। जो कभी हम 1 रुपये में देख पा रहे थे कि खरीदे कि नहीं खरीदे, 25 पैसे में आ गई है। तो वहाँ पर सबसे पहले तो पैसा होना चाहिए। अगर पहले कहीं फंसा दिया है तो फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं। इसलिए सही अवसर के इंतजार में बैठे रहना चाहिए। इसके लिए धैर्य होना चाहिए। पहले पैसा होना चाहिए, पैसा होने के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए कि अब सही अवसर आया है कि नहीं आया है। आपने कई सही अवसर मान लिया और वो फिर वहां से गिर जाए को पता थोड़ा है। अतः पहले पैसा होना चाहिए, उसके बाद ज्ञान होना चाहिए। और पैसा और ज्ञान तभी दोनों चीज होती तो तभी भरोसा होता आदमी को। पैसा भी है, नॉलेज भी है, तो भरोसे से वो आदमी कार्य कर पाता है। लॉन्ग टर्म में काम करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म का मतलब कितने साल? उन्होंने कहा था हर समय। अब आप कोई बिजनेस करते हैं तो 6 महीने के लिए करते हैं कि 2 साल के लिए करते हैं? अब मैं एस्ट्रोलॉजर तो 6 महीने के लिए थोड़ा बनाऊं या 2 साल के नहीं, पूरी उम्र के लिए बनाऊं। तो यदि आपकी एंट्री किसी अच्छी कंपनी में हो गई तो पूरी उम्र बैठे रहिए वहीं, डिविडेंड आता रहेगा, भाव बढ़ता रहेगा। कोई जमीन आप ऐसा थोड़ा करते हैं कि आज ले लिया, घर बनाया तो 6 महीने में बेच कर दूसरा पे, तीसरा पे, चौथा, ऐसा नहीं होता है। तो अच्छा व्यापार अच्छी जगह पर आपको हिस्सेदारी मिल गई तो आराम से बैठिए 10-15 साल तक। तो वहाँ से 20, 30, 50, 100 गुना जब हो जाए तब कुछ निकाल लीजिए, कुछ छोड़ दीजिए। कंपनी अच्छी हो तो 10-15 साल तक बेचते नहीं है बफेट साहब, ये उनका नियम है। और ऐसा नहीं बेचते, जब उनसे गलती, अभी भी उन्होंने 2 कंपनियों में शेयर अभी काटे हैं। गलत एंट्री बन गई थी, फटाफट काट दिए। ये नहीं होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग भाड़ में जाए, अपना पैसा उन्होंने देखना, नेवर लूज मनी। अभी तो 2 कंपनियों में उन्होंने पोजीशन अपने पैसे वापस कर लिए। वो तो किसी कंपनी में एंट्री बनाते तो मालिक ही बन जाते हैं, फिर उसके इतना शेयर खरीदते हैं वो। तो उन्होंने 2 कंपनी में पैसे लॉस में अपनी पोजीशन खत्म कर ली है। और यदि एंट्री सही होती तो 10-10 साल उन्होंने ऐसा भी किया है कि एक कंपनी में एंट्री बनाई थी, 6 साल तक 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं हुआ था। फिर वहां से प्रॉफिट होने लगा तो 3000 गुना प्रॉफिट हुआ था, 3000 गुना। 10-20 दिन, महीने, 2 महीने, साल में व्यापार नहीं बदलना चाहिए, ये उनका नियम है। ये भी व्यापारी है। अंत में उन्होंने कहा था नजरिया, कॉमन सेंस और धैर्य। देखने का नजरिया अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, भ्रामक नहीं होना चाहिए। सामान्य बुद्धि, कॉमन सेंस होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, और पेशेंस, धैर्य होना चाहिए। और पहला रूल हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने किताब के अंत में भी लिखा था, नेवर लूज मनी, अपने पैसे न खोएं। और दूसरा रूल हमेशा याद रखें कि दूसरा रूल ये है कि पहला रूल कभी न भूलें, पैसा न खोएं। तो ये FN और इंट्राडे सब पैसा खोने के स्थान हैं। ये व्यापार समझ कर करिए, बिजनेस समझ कर करिए, उसको समझिए, कंपनी को समझिए, व्यापार को समझिए, कर्जा कितना है, कहाँ धंधा करती है, इस धंधे में, इस बिजनेस को ये कर रही है, आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, कभी ये धंधा आगे चलकर बंद तो नहीं हो जाएगा। ऐसे बहुत से धंधे होते हैं तो कुछ टाइम पर शिखर पर होते हैं, बाद में उनकी वो अप्रासंगिक हो जाते हैं। तो ऐसा काम न करे, ऐसा काम करे जो कम से कम आगे 15 साल तक चलता रहे। जो भी है, गाड़ी है या कुछ भी जो धंधा है, उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करिए, पैसे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बाकी फिर लेकर आएंगे। मेरे अनुभव पर ये वीडियो थी, मैंने एक सीरीज चलाई थी, लेकिन उसको लोगों ने देखा नहीं जैसा मैं तो सोच रहा था। उसके 10% भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो हो सकता है मेरे ही अनुभव खराब हो या लोगों को कोई और अच्छा अनुभव मिल रहा हो, तो फिर मैंने उसको बंद कर दिया। खैर, कभी कभी लेकर आता रहूँगा। 2-4 तो ऐसे हैं जो मेरे को सुनते हैं, जिनको मेरे से लाभ होता है वो सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो कभी न कभी किसी कोई सुन लेगा। ये तो यहीं रहना है, जो बोल दिया है, शब्द ब्रह्म होता है, अमर हो गया, यहाँ पर कोई और सुन लेगा। कल फिर मिलते किसी अन्य वीडियो के साथ। मैंने एक कमिटमेंट किया था, चैनल बनाया था, जब हर चैनल पर मेरा ये कमिटमेंट होता है कि मेरे चैनल पर एस्ट्रोलॉजी, आध्यात्म, तंत्र, वास्तु, व्यापार, सांसारिक बुद्धि, कॉमन सेंस, ठगी से कैसे बचे, हर विषय की जानकारी देने का मेरा प्रयास रहेगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि मेरा चैनल इसका है। मैं एस्ट्रोलॉजर तो हूँ, लेकिन हर विषय की जानकारी देने का मेरा प्रयास है, ताकि कोई मेरे वीडियो चैनल को फॉलो करे, वीडियो को सुने, तो वो हर विषय में
कम से कम कुछ ज्ञान लेकर जाए आया है। तो कल फिर डालते हैं, अष्टावक्र जी के गीता पर के सार पर वीडियो डालने की इच्छा है, देखते क्या रहता है। मिलते हैं कल। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।